स्वागत है। जी हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है कि आप स्टूडियो में मौजूद रहें और स्टूडियो में जनता के बीच में आप बातचीत का सिलसिले को शुरू करें। तो आज जनता भी मौजूद है और नेता तमाम सारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो कि बारी बारी से जुड़ेंगे भी और जिनसे हम आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन बिन माया अखिलेश ये गठबंधन का क्लेश, तो ये इस पर बातचीत का रुख रहेगा। शुरुआत तो यहीं से होगी, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी जबरदस्त चौंकाने वाली आ रही। मैं आपसे पहले तारुफ भी करा दूं कि कौन कौन लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जो लोग अभी मौजूद हैं, सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ देर में जुड़ेंगे वो हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। जूही सिंह समाजवादी पार्टी से रुख रखेंगी, अपनी बात रखेंगी। राजीव रंजन जी हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ हैं, जेडीयू से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। विजय शंकर तिवारी जी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे विश्व हिंदू परिषद से। हमारे साथ शिवराज सिंह जी मौजूद है, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। तो बातचीत के सिलसिले को शुरू करें तो सवाल तो सबसे पहले, खबर तो ये आ गई कि इस्तीफा एक ही हुआ था, मुझे लग रहा था यही है खबर हो जाएगी, लेकिन एक दूसरा इस्तीफा। और सुरेंद्र राजपूत हंस रहे हैं और पूरे शिद्दत के साथ हंस रहे हैं। बहुत कम होता है कि जब नेता हंसते हुए भी दिखाई पड़े, अच्छे लगते हैं। जी सुरेंद्र जी क्यों हंस रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की अर्थनीति पर हंस नहीं रहा हूं, विषादपूर्ण हंसी है। आप प्रतीक भाई देखिए कि इतना दबाव आरबीआई के गवर्नर के ऊपर कि आज बेचारे ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा निजी कारणों से, उन्होंने बहुत साफ लिखा है कि निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। प्रतीक भाई एक बड़ा पुराना शेर था कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। क्या बात और है। मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। तो सच्चाई यह है कि निजी कारण अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, व्यावसायिक कारण है, व्यापारिक कारण है, इन सारे कारणों से उर्जित पटेल ने इस्तीफा दिया। उर्जित पटेल से उसके रिजर्व फंड के पैसे मांगे जा रहे थे, उस शख्स ने देश की अर्थनीति को बचाने के लिए इस्तीफा दिया है। आप सब मैंने आपको एक छोटी सी टिप्पणी ली थी, बिल्कुल ऑफ कोर्स आपकी टिप्पणी हमने ले ली सुरेंद्र राजपूत जी पर। हमारे साथ राजीव रंजन जी जेडीयू से मौजूद हैं। राजीव जी, उपेंद्र कुशवाहा जी का इस्तीफा हुआ, लग रहा था बातचीत की सुर्खियों में बात आएगी, लेकिन उसके बाद उर्जित पटेल जी और अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता का रिएक्शन सुना, काफी मुस्कुरा के, काफी प्रफुल्लित। पता नहीं कल की बात पर होने वाले हैं या आज की बात पर, मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन राजीव जी आपका रिएक्शन। जी देखिए, सबसे पहली बात उर्जित पटेल जी ने अपने इस्तीफे की वजह बता दी। उन्होंने निजी और नितांत व्यक्तिगत कारणों की वजह से इस्तीफा देने की बात कही है और मैं समझता हूं बगैर प्रामाणिक किसी आधार के इसका देश की सियासत से रिश्ता जोड़ना अनुचित होगा। कांग्रेस को सतही और हल्की बातें करने की आदत रही है। राहुल जी से लेकर उनकी पार्टी के जिसका डीएनए खराब हो उसे बोलने की इजाजत नहीं है। मजा आता है। और सारे अखबार, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स से लेकर के सारे आपके डीएनए पर बात करूंगा, नहीं कह रहे हैं हल्की बातें करना। आपके डीएनए पर मैं बात करूंगा। पहले इतनी तहजीब रखिए कि जब आप अपनी बात कर चुके हैं मुझे अपनी बात करने दीजिए, उसके बाद बात कीजिएगा। मेरी बात पूरी होने के बाद आपको मेरे सवालों पर जो भी आपको प्रतिक्रिया देनी होगी दीजिएगा। देखिए सवाल ही, देखिए एक बात बिल्कुल साफ है प्रतीक जी, उपेंद्र कुशवाहा जी कई महीनों से सुर्खियों में थे। कभी वो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के साथ दिख जा रहे थे, कभी वो शरद जी के साथ गलबहिया करते दिखे, कभी उन्होंने कहा कांग्रेस के नेताओं से वो मिलेंगे, कांग्रेस के एक महामंत्री से उनकी मुलाकात हुई, राहुल जी से उनको मिलना था। कई चीजें चल रही थी। वो जोड़ तोड़ की राजनीति में जिस तरह की महारत उनको इस 3-4 महीने में हासिल हुई है, इसका कितना लाभ आगे होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतनी बात तय है कि अगर उनको एनडीए में नहीं रहना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनको अगर उनकी आस्था नहीं थी, उनकी नीतियों में उनका भरोसा नहीं था, तो ये फैसला उन्हें बहुत पहले लेना चाहिए था। 4.5 वर्षों के बाद
उनको सद्बुद्धि आई है। जी, सुरेश जी। राजीव जी, हैरत की बात है। और जहां तक बिहार का सवाल ये है, बता दीजिए बिहार में नीतीश कुमार जी बिहार में आप लोग हमारे साथ करिश्माई मिलकर चेहरा के चुनाव लड़ते है हैं और बिहार में बिहार की नीतीश जनता कुमार जी से के ठगी नेतृत्व करते में हैं आप भारतीय उपेंद्र जनता कुशवाहा पार्टी के साथ रहे मिलकर के, या जाए, तब आपको समझ नहीं आता। उपेंद्र जब कुशवाहा, नरेंद्र मोदी आपका डीएनए अरे खराब आपकी कहते हैं, तब शब्दावली आपको विकृत समझ नहीं है, आता। आपके आज शब्द उपेंद्र कुशवाहा विभक्त के है। ऊपर आप आरोप तब लगा रहे हैं आप जब अपना उपेंद्र डीएनए कुशवाहा ने बताइए। आपका कभी दल छोड़ जनेऊ दिया, लेकर घूमते आपका हैं, गठबंधन छोड़ दिया, कभी जनेऊ लेकर घूमते हैं, कभी चर्च में नजर आते हैं, आप भी आ कभी जाइए, मस्जिदों और दरगाहों के आप चक्कर भी आ लगाते जाइए। हैं। आप अपना ये डीएनए दरबारी बताइए संस्कृति पहले, छोड़िए, आप आप बहुत अच्छे अपना इंसान डीएनए हैं, बताइए। आप आ जाइए सर। और ये नीतीश कुमार जी आप के उन प्रति चंद लोगों शुक्रगुजार में से हैं रहिए। जो नीतीश कुमार के डीएनए को मुझे अभी तक आपके संभाले हुए सर्टिफिकेट की हैं। जरूरत नहीं है सुरेंद्र जी। नीतीश कुमार जी, सुनिए, गलतफहमी में मत रहिए। और हिंदुस्तान के आखिरी कांग्रेस अध्यक्ष जो उस परिवार के हो सकते हैं, उनकी अरे आप उनके हमारी नेतृत्व चिंता में ना कांग्रेस कीजिए, हस्ताक्षर नीतीश की की ओर चिंता जा रहा कीजिए। है। बिहार की आप जनता कल से जो के ठगी कुछ- की है आपने अरे, कि कल चुनाव के हमारे निष्कर्ष- साथ लड़के कल और के- बिहार में भाजपा के कल साथ के आप सरकार exact चला रहे poll के हैं, जब नतीजे उसका आपको आएंगे, खामियाजा तब भुगतना अरे आपके साथ मेरे आप साथ हमारे जवाब साथ देना होगा। आप मुझे मालूम है, पूछिए, मुझे बिहार मालूम में है, में जवाब देना बिहार में होगा। बिल्कुल, आप ऑफ कोर्स पढ़ती जनता हैं। जवाब देगी, जनता ही पारासाइट जवाब समझते देगी हैं। जनता जवाब देगी, बिल्कुल जवाब पारासाइट देगी। समझते हैं। सुरेंद्र जी, आप नहीं, परजीवी सुरेंद्र जी, क्या होगा सुरेंद्र जी, समझते हैं। सुरेंद्र जी, हिंदुस्तान नहीं, में नहीं, किसी सुरेंद्र के जी, ठगो किसी बिहार न नहीं, किसी सुरेंद्र जी, के साथ शब्दों रहकर नहीं, भी सुरेंद्र जी, ठगो आप बिहार, ऊर्जा लीजिएगा। जिम्मेवारी से कह रहा हूं। और किसी नहीं, न सुरेंद्र किसी जी, के साथ शब्दों का रहकर के इस्तेमाल- अरे, आप कहना जिंदा कौन सी रह बड़ी बात पाइएगा। है? नहीं, सुरेंद्र जी, शब्दों बिहार का में आपकी इस्तेमाल बहुत गरिमा के साथ, बहुत गरिमा के साथ कोई है शब्दों का इस्तेमाल। बिहार में सुरेंद्र जी, कांग्रेस पूरी तरह से बिहार में पूरा तत्वावशेष की तरह है। अरे ये वो उसके आपका मानना, बचे हमारी हुए चिंता अवशेष मत कीजिए, अपनी किसी चिंता काम के नहीं है। कीजिए। नीतीश कुमार जी बिहार ने को संजीवनी बचाइए दी। मुजफ्फरपुर जैसे नीतीश कांडों कुमार से। जी ने संजीवनी दी। आप नीतीश कुमार जी के प्रति शुक्रगुजार नहीं अरे है। नीतीश तो कुमार आप जी ने किसके तो जो साथ जनता होंगे? को ठगा है, अब मुझे उसकी एक बात उसका बता जवाब दीजिए। दे नीतीश कुमार जी। मैं सुरेंद्र जी, बहुत सुरेंद्र जी, आपके और लालू सुरेंद्र जी, यादव के बीच की समानता क्या है? सुरेंद्र जी, आप भी भ्रष्टाचारी हैं। जी सर, आप सुरेंद्र भी जी, सुरेंद्र जी, भ्रष्टाचारी हैं और रंजन वंशवादी जी, हैं। जी, और राजद के बिल्कुल, लोग भी बगैर वंशवादी बिल्कुल, बिहार लोग के हैं। भ्रष्टाचारी कहना ये बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है। मैं तारीफ और हम करा- इनको बिहार का ठग कहें तो आप हमें कह देते हैं। नहीं, मैं तो इसलिए अरे कह रहा हूं। भाई, नहीं, बिहार बराबर के से। ठगों को ठग नहीं कहें तो और क्या कहेंगे? नहीं, आप बराबर, बताइए। बैलेंस पब्लिक के बतावे। नहीं, बिल्कुल बैलेंस के साथ। 10 आजकल वर्षों के डिबेट भी घोटालों बहुत को हल्की याद नहीं कर रह गई लीजिए। मामला। मैं जानता हूं 10 वर्षों के बहुत घोटालों को आराम याद से। कर लीजिए। मुझे मालूम है डिबेट कहां आपको से आपके सवाल का जवाब मिल शुरू जाएगा। होती है और डिबेट कहां पहुंच जाती है, मुझे उसका पूरा इल्म है। लेकिन जो हम तारुफ कराते हैं, हमारे साथ विजय शंकर जी हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कल बहुत बड़ी रैली हुई है और उसकी थकान भी मुझे दिख रही है थोड़ी सी, और उल्लास के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अब प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी। लेकिन बातचीत के सिलसिले को मैं आगे बढ़ा रहा था। इस्तीफे पे इस्तीफे हो रहे हैं। सवाल यह है कि ये एनडीए में दरार दिख रही है, उधर महागठबंधन की तैयारी चल रही है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, गठबंधन जो होता है काल, परिस्थिति और शक्ति, इसके आधार पर गठबंधन हुआ करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे बहुत ही सम्माननीय साथी थे। उनको लग रहा है कि गठबंधन में उनको अधिक अंश मिलना चाहिए, इस नाते जो है अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए गठबंधन से बाहर गए हैं। हमारी उनको अच्छे राजनीतिक भविष्य के लिए ढेर सारी हमारी सदिच्छा है, शुभकामनाएं हैं उनके लिए। जी, लेकिन एक सवाल जो बराबर बना हुआ है, मैं जूही जी आपके पास आना चाहता हूं कि बार बार कहा जा रहा है कि बगैर अखिलेश के और मायावती के ये महागठबंधन कैसा होगा और कैसे बन सकता है? प्रतीक जी, जैसा कि आपने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मायावती जी में तो कोई विद्वेष नहीं है। हम साथ साथ काम कर चुके हैं, कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कैराना, नूरपुर हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया है और इनकी सरकार होते हुए हराया है। गठबंधन जहां जरूरी है वहां बनेगा और उत्तर प्रदेश में बन रहा है। इनको सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जूही सिंह समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। राजीव रंजन जेडीयू का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। विजय शंकर तिवारी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। हमारे साथ शिवराज सिंह भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के अध्यक्ष के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर लगातार सुबह से एक के बाद एक खबर। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपका रिएक्शन चाहेंगे। माल्या को भारत में लाने की जो तमाम कवायद थी वो लगता है पूरी हो रही है, ला रहे हैं। हालांकि उससे कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं आना चाहता हूं और
कर्ज वापस करना चाहता हूं, एक उन्होंने प्लान दिया था। ये प्रतीक जी, क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण से जिस वंश की धड़कनें बढ़ी हैं उसकी धड़कनें बहुगुणित हो जाएंगी, क्योंकि किस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय के टी.के. नायर ने विशेष पत्राचार करके उनको लोन किस तरह से दिलाया था, श्रीमती गांधी के परिवार की किस तरह से किंगफिशर एयरलाइंस में टिकट्स अपग्रेड हुआ करती थी, किस तरह से उनके संबंध थे, लोन कैसे जो है सारे नियमों को ताक पर रखकर दिया गया। अब विजय माल्या के भी आने के बाद, जिस तरह से क्रिश्चियन मिशेल के आने के बाद तमाम तरह से धड़कनें कांग्रेस की बढ़ गई हैं, उसी तरह से विजय माल्या के प्रत्यर्पण की खबर से भी श्रीमती सोनिया गांधी और उनके भ्रष्टाचारी परिवार की धड़कनें तीव्र हो गई होंगी, ये सुनिश्चित है। जी 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 बिल्कुल सुरेंद्र राजपूत, आपका एक आप आदरणीय प्रेम शुक्ला जी हैं, कभी ये कुसंस्कारी हो जाते हैं, कभी कुभाषित हो जाते हैं, इनको ये मर्यादाओं का ध्यान नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी के पीछे इन जैसे लोगों की हैसियत क्या है मुझे नहीं पता। आज की डेट में पिछले 4.5 साल से एफआईआर लॉन्च कीजिए प्रेम शुक्ला जी, खाम में गाने मत बजाइए। नरेंद्र मोदी की तरीके से भ्रष्टाचारी है नरेंद्र मोदी, राफेल चोर है नरेंद्र मोदी, और साथ में तड़ीपार है आपका अध्यक्ष अमित शाह, जिसको लेकर के माल्या को लाइए, माल के साथ लाइए, बगैर माल के माल्या का क्या करेंगे? ये नया कानून आप बताएं। बगैर माल्या के माल का बगैर माल के माल्या का क्या करेंगे? माल तो पीटा है, इसलिए धड़कन आप देखिए, आपका भी सबसे बड़ी बात है बगैर प्रमाण के आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है। और ये राफेल नायर जो प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव हुआ करते थे, उनके पत्राचार तमाम सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में मौजूद है। एक विनम्र निवेदन आपसे है, एक विनम्र निवेदन आपसे है, बाकी सारे पैनलिस्ट में जाए कि कोई भी बात हम कहें पूरा आधार के साथ कहेंगे, बेहद आधार के साथ, विनम्र निवेदन। बाकी आप प्रतीक जी टी.के. नायर के पत्र का जिक्र किया, आपको नहीं, सारे लोगों को बोला मैंने, सारे लोगों को मैंने बोला, मैंने टी.के. नायर जो प्रधान सचिव थे प्रधानमंत्री कार्यालय में डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, उनके पत्राचार की प्रतियां आपको उपलब्ध कराई जा सकती है। और श्रीमती गांधी के टिकटों को अपग्रेड करने के किंगफिशर एयरलाइंस के तमाम दस्तावेज आपको दिए जा सकते हैं। मैं कोई भी तथ्यहीन बात नहीं करता, का प्रयोग नहीं करता, कुछ संस्कृति मेरा संस्कार नहीं है। आप संस्कृति का शिकार हो। सुरेंद्र जी घूस पकड़ते हुए लक्ष्मण। सुरेंद्र जी मैं प्रेम शुक्ला जी बोलिए, आपको जो बोलना बोलिए जी। देखिए, मैंने जो भी बातें की, टी.के. नायर के जो पत्राचार है, जो प्रधान सचिव डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ करते थे, अरे तो अब तक उनको फेंक रहे थे आप, 4.5 साल हो गए हैं टी.के. नायर के पत्राचार, इसीलिए तो लेके आए हैं उनको महाराज। अब अभियुक्त आ गया है, अभियुक्तों को भी पकड़ेंगे। लोगों के साथी हैं, अपराधी आप भी हैं। पिछले 4.5 साल अगर जनता से आपने ये सब चीजें छुपाई हैं, सुरेंद्र राजपूत चाहते हैं कि हम शब्दों की अपसंस्कृति में आकंठ डूबे, लेकिन शब्दों की अपसंस्कृति हमारी संस्कृति नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी और आज की कांग्रेस पार्टी अपसंस्कृति की शिकार है, इसलिए अपशब्दों का प्रयोग अक्सर करते हैं, लेकिन हम अपना संस्कार नहीं बिगाड़ेंगे। अरे वो संस्कार आपके दिख रहे हैं, हमें बाकायदा संस्कार कुछ भी देख रहा होगा, सारे दिखाई दे रहे हैं संस्कार समझ में आ रहा होगा आपके मैं जनता की तरफ रुख करता हूं। प्रेम शुक्ला जी, जनता। प्रेम शुक्ला जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेके 1.25 अरब की आबादी पर 72 रुपए आता है प्रत्येक का, क्या मेरा 72 रुपया और ब्याज वापस मिलेगा क्या मुझको? अल्लाह वालों, राम वालों, सियासत से अपने आप को बचा लो, रहने दो सर पे तिरंगा, डंडे में झंडा और झंडे में डंडा फंसाने वाला। क्या बात है, क्या बात है। ये कल सवाल तो आपका और भी अच्छा हो जाएगा, ये वाला कल तो सवाल और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, ये सवाल यहाँ पे किया गया जी। प्रेम शुक्ला जी, जिस तरह से अभियुक्तों को पकड़कर हम ला रहे हैं, आपको ध्यान होगा एक इकबाल मिर्ची हुआ करते थे, बम कांड के अभियुक्त थे। कांग्रेस के कार्यकाल में रेड कॉर्नर नोटिस के बावजूद हीनियस क्राइम में, आतंकवाद में इन्वॉल्व व्यक्ति को भी प्रत्यर्पित नहीं किया जा सका, बल्कि कॉस्ट भरे थे। नदीम सैफी मर्डर केस का अभियुक्त, उसमें भी कॉस्ट भरे थे। हमने जो है इकोनॉमिक ऑफेंसेज में भी एक अपराधी को जिस तरह से प्रत्यर्पित करने में सफलता पाई, वो बता रहा है कि हम किस तरह से एजेंसियों का सदुपयोग कर रहे हैं और कांग्रेस किस तरह से दुरुपयोग करती थी, ये सामने उदाहरण है। जी जी जी, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपनी बात कहना चाह रही थी उस समय, लेकिन वो सवाल ये था कि
महागठबंधन पे बहस थी, लेकिन खबरें एक के बाद आती गई और बहस का रुख कहीं और हो गया। लेकिन जी जूही जी अपनी बात कंप्लीट करिए। महागठबंधन कैसे बगैर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के और मायावती बहन मायावती के ये महागठबंधन कैसे होगा? प्रतीक जी, पहले तो ये जो कहा जा रहा है बिल्कुल प्रत्यार्पण होना चाहिए और ये सारा मैटर इन्वेस्टिगेशन का है। विजय माल्या का नहीं, एक बड़ी लंबी लिस्ट है, वो लिस्ट मैं पढ़ूंगी तो प्रेम शुक्ला जी फिर चुप हो जाएंगे कि वो भागे कैसे, उनको लोन किसने दिया, किसने भगाया, और बिल्कुल लॉ ऑफ द लैंड है, बिल्कुल आए और यहाँ पर भ्रष्टाचार के उनके ऊपर केस चले, सभी के ऊपर जिन पर लंबित है चलने चाहिए, योगी आदित्यनाथ पे भी चलने चाहिए, प्रोसिक्यूशन क्यों मना कर रहे हैं? दूसरी बात, गठबंधन बनेगा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट नहीं मिलने वाली है। इसके लिए आप मुद्दों से ना भटकाएं, जो जनता आपसे पूछ रही है जनता के मुद्दों की बात करें। और साथ ही ये तो आपका काम ही है कि यदि किसी को आप भगाते हैं तो उसको वापस दिलाइए और बिल्कुल बताइए जूही जी ये होगा कैसे? जब ये राजस्थान में ना हुआ, जब ये मध्य प्रदेश में ना हुआ, जब ये छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, तो ये कैसे होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा प्रतीक जी, बस आप ये बुआ भतीजे में एकदम प्रेम कैसे हो गया इतना? क्या गेस्ट हाउस कांड भूल गए? जनता भूली नहीं है। गेस्ट हाउस कांड जो था, ये बुआ भतीजे में इतना प्यार एकदम से कैसे हो गया? ये तो इसकी चिंता आपको क्यों हो गई? अरे जनता सबसे बड़ा है कि ये जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमें क्या फायदा होने वाला है? बिल्कुल सवाल जूही जी मैंने तो पूछ लिया, लेकिन आपका जवाब बनता है। जी ऐसा है कि नेतृत्व बदला है, परिपक्वता दूरदर्शिता बढ़ी है, हम नए मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जनता को हमसे सवाल करने का पूरा हक है और हम उनको जवाब भी देंगे एक विकल्प के रूप में। लेकिन वादा खिलाफी, लेकिन आज की बैठक में ना आना, इसका मतलब क्या लगाया जाए? जी कुछ मतलब नहीं निकलना चाहिए प्रदीप जी। पहले हम लोग चंद्रबाबू नायडू जी से मिल चुके हैं, ममता बनर्जी जी से मिल चुके हैं, क्षेत्रीय दल मजबूत है, हम आपस में बात कर रहे हैं और ऐसी बैठकें तो कई बार चलेंगी, सभी लोग अटेंड करेंगे, कुछ लोग कभी नहीं अटेंड करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब नहीं बनने वाली है, क्योंकि सोनिया जी ने कहा, बैठक के बाद सोनिया जी ने कहा कि वैचारिक मतभेद होने के बावजूद हम देश में संकट समझते हुए देश को बचाने के लिए हमें एक होना होगा। कौन सा संकट है, किस तरफ के संकट की ओर इशारा कर रहे हैं? और एक होना है, मोदी जी से बचना है, सिर्फ मोदी जी से, या कोई देश में संकट है जिस तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल, थोड़े समय दे दीजिए। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। दो चीजें बड़ी क्लियर हैं। आज उर्जित पटेल का इस्तीफा जब सोनिया जी ने ये बयान दिया था तब नहीं आया था जी। आज उसके बाद उर्जित पटेल का इस्तीफा आया है, आपके सामने है। देश गंभीर आर्थिक संकट की ओर जा रहा है, नंबर एक। नंबर दो, नरेंद्र मोदी जी की जो विनाशकारी नीतियां हैं, जो रोजगार विहीन विकास की नीतियां हैं, विकास हो सकता है उनकी नीति में हो, लेकिन रोजगार अगर हो तो आप मुझे बता दीजिए, ये लड़के बैठे हुए हैं, अगर 10 करोड़ रोजगार छोड़िए 5 करोड़ रोजगार भी हो तो भी आप बता दीजिए। अगर मेरे देश का बच्चा अराजक हो जाएगा, मेरे देश के बच्चे को रोजगार नहीं मिलेगा, चाहे किसी भी तरीके से दीजिए, आप मेरे देश के बच्चे को रोजगार नहीं देंगे तो देश विनाश की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? विकास अडानी और अंबानी के पोर्टों का करने से नहीं होने वाला, और शादियों में जाने से नहीं होने वाला। विकास कम से कम जब तक आप रोजगार के नए अवसर नहीं सृजित करेंगे तो ये देश गंभीर आर्थिक संकट में। उर्जित पटेल से आप पैसा मांगेंगे कि आप कंटीजेंसी फंड से 1/3 दीजिए 3 लाख करोड़ रुपया, तब देश आर्थिक संकट में। आप 11 लाख करोड़ रुपए हमारे जेब से ले चुके हैं पिछले 4 साल में, पेट्रोल और डीजल में एक्साइज के हाइक के नाम पर 300% हाइक बढ़ाई, उस पैसे का इन्होंने क्या किया? कोई हिसाब नहीं। तो देश गंभीर आर्थिक संकट में है, नंबर एक। नंबर दो, इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज है, देश में 2 विचारधाराएं चल रही हैं। एक, गांधी के रास्ते देश चलेगा, गोवलकर के या गोडसे के रास्ते देश चलेगा। सुरेंद्र जी, कहीं ये तो नहीं है कि एक मोदी जी को हटाना है और यूपीए को लाना, ये तो नहीं चल रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, जनता के नेतृत्व में हम हैं और मैं आपसे फिर से कहूं, देश में या तो गांधी की विचारधारा चलेगी या गोवलकर और गोडसे की विचारधारा चलेगी। तो तमाम प्रतिपक्षी दल जो आज प्रेम शुक्ला जी प्लीज रिस्पॉन्ड कि वो गांधी की विचारधारा के साथ वाले हैं, गोवलकर के लोगों के साथ गांधी की विचारधारा पे। आपको पता होगा जिस दिन महात्मा गांधी ने कहा, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी ने कहा कि आप कांग्रेस विसर्जित कर दीजिए,
उसी दिन महात्मा गांधी की हत्या हो गई। तो महात्मा गांधी की हत्या का लाभ पंडित जवाहरलाल नेहरू परिवार को हुआ है, और फर्जी गांधी जो है, फर्जी गांधी जो है वो गांधी बनकर टहले हैं। इन फर्जी गांधियों को लोग पहचानते हैं। फर्जी गांधी जो है ये मुसोलिनीवादी, और ये हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस दर्शन जिनकी मुखपत्र पत्रिका है वो कहती है कि मुसोलिनी की सेना में जो है श्रीमती सोनिया गांधी के पिता नौकर हुआ करते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, संजय निरुपम के संपादकत्व में निकलने वाले कांग्रेस दर्शन में ये लिखा गया है। और कांग्रेस दर्शन आज तक इसका जो है खंडन, कांग्रेस दर्शन जो आपका मुखपत्र है उसने प्रकाशित नहीं किया। श्रीमती सोनिया गांधी के संदर्भ में संजय निरुपम जिन अपशब्दों का प्रयोग करते रहे, मैं अगर उन अपशब्दों का प्रयोग आपके चैनल पे कर दूंगा तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, संजय निरुपम के खिलाफ एक कार्रवाई करने से भी जिस तरह का भय है वो बताता है कि संजय निरुपम सोनिया गांधी के संदर्भ में सत्य बोल रहे थे, क्योंकि संजय निरुपम के खिलाफ आज दिन तक कोई कार्रवाई कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकी है। श्रीमती सोनिया गांधी के संदर्भ में कांग्रेस दर्शन पत्रिका जो मुंबई कांग्रेस का मुखपत्र है जिसके संपादक संजय निरुपम रहे, संजय निरुपम ने लिखा कि श्रीमती सोनिया गांधी के पिता मुसोलिनी के नौकर हुआ करते थे, फांसीवादी थे। अगर श्रीमती सोनिया गांधी के पिता फांसीवादी हैं, ये कांग्रेस दर्शन कह रहा, मैं नहीं कह रहा। जो विदेशी रानी की नौकरी करते हों, जो विदेशी रानी की चाकरी करते हों, जो उनके पीछे पीछे घूमते हों, जिस पार्टी को अपने देश का अध्यक्ष नहीं मिलता हो, खालिश उसके जबान से यही शब्द मिलेंगे और कुछ दूसरी अपेक्षा नहीं कर सकते। एक मिनट, आपने एक मिनट रुके सुरेंद्र जी, तो बता दीजिए भाई, आप लोगों को बताओ किसके घर में अपने गांव में शादी हुई है? आप सुन लीजिए, हमेशा बाहर से आती है, हमारी लड़की होती है, प्लीज शादी होने के बाद क्या विदेशी मूल रह जाता है? सुरेंद्र जी प्लीज, बताओ ना, सुरेंद्र जी प्लीज, किस तरीके की प्लीज विदेशी होंगी आपके लिए, हमारे देश की विदेशी होंगी आपके लिए, और चाकरी करते होंगे आप। हमारे देश की बहू है विजय शंकर जी, और देश की बहू को लेकर के हम ये सब नहीं सहने वाले। देश की बहू को आप गाली दे रहे हो, प्लीज अपने घर की इज्जत को गाली दे रहे हो। सुरेंद्र जी, आरएसएस इनके घर की इज्जत नहीं है, विदेशी रानी की तो ये प्रेम शुक्ला कहेंगे कि हमारी आपको प्रणाम करते हैं। आपकी सोच कैसी है कि जो विदेशी है उसको रानी बनाते हैं और जो स्वदेशी है उसको घर से बाहर निकालते हैं, ये इनकी नीति है। दूसरी बात, जब देश आजाद हुआ था तो इस देश की आबादी 37 करोड़ थी, और आज आपको बता दूं इस देश में 52 साल केवल कांग्रेस ने राज्य किया। मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या डिबेट करनी है, जिस प्रकार का यहाँ बॉल घूम रहे थे, मेरा विषय भी नहीं है, क्योंकि विषय है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 37 करोड़ इस देश की आबादी थी, और आपको जानकारी होगी 52 साल तो कम से कम 51-52 साल के आसपास कांग्रेस ने राज्य किया। आज 37 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जिनको एक बार की रोटी नसीब नहीं होती। ये कौन सा रोजगार आपने देश में दिया है, ये तो कम से कम देश को बताइए। इसलिए भ्रमित मत करिए। बिल्कुल मैं विजय शंकर जी, आपने बड़े अच्छे, विजय शंकर जी आपने बड़े अच्छे सवाल उठाए। मैं इस पे कहीं पीछे नहीं हट रहा हूं कि इस देश में रोटी का सवाल आज भी बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपने पूछा कि मैं बहस के क्यों आया था, यह जानना मेरा हक है। ऑफ कोर्स आपको जानना है। सोनिया गांधी जी कहती है देश में संकट है, सवाल यह है कि देश को बचाने के लिए हमें एक होना होगा। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि वो संकट कौन सा है, आपकी नजर में है या नहीं है, और यही सवाल मैंने। और भैया जी मैं कहीं में कोई चीज जो है आगे या पीछे नहीं, कैमरे के सब सामने। मैं आपको जरूर बात लेना चाहूंगा, मैं उसके पहले की बात अगर मैं छोड़ दी बीच में मैंने तो अधूरी रह जाएगी। मैं पहले आपका नाम जानना चाहता हूं, फिर अपनी बात कहिए, फिर मैं मुद्दे पे लौटता हूं। मेरा नाम गीता भाटी, भारतीय किसान यूनियन भानु से जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ जी। ये लोग कह रहे हैं, हमारे कांग्रेस के नेता हैं, इनका कहना है कि भाई प्रवक्ता जी का कि हमारे जो किसानों के लिए ये ने दुख है कि कुछ नहीं कर पाए। जो चीजें ये आज 2019 की वोट आने के लिए इन्हें याद आ रही है, जो किसानों की आज इन्हें याद आ रही है, इन्हें किसान, पूरा भारत का किसान सड़कों पे है। ना बीजेपी को पता चल रहा है, ना इन कांग्रेसियों को पता चला। नहीं तो वो ये कह रहे हैं कि किसान कभी किसान की तरह नजर ही नहीं आता, वो तो जातियों में बटा हुआ नजर आता है। तो उन्होंने भी तो सच्चाई कही, गलत नहीं कहा उन्होंने। उस चीज के लिए भी यही लोग दोषी हैं। अगर कोई पंडित खड़ा हो जाता है तो वो जातिवाद फैलाते हैं, ये नेता लोग जातिवाद फैलाते हैं, कोई किसान जातिवाद नहीं फैलाता। सारी राजनीति सिर्फ ये लोग करते हैं, अंग्रेजों की तरह ये देश को बांट रहे हैं। ये कभी किसान की पीड़ा सुनते हैं क्या?
जिस दिन ये जीत जाते हैं उस दिन के बाद ये किसान के घर देखते नहीं। जिस दिन ये जीत जाते हैं उस दिन के बाद ये मुड़ते नहीं। देश संकट में है। विजय शंकर जी, ब्रेक से जाने से पहले मैंने बताया, सोनिया गांधी जी ने कहा इसलिए हमें एकजुट होना है, महागठबंधन की बात करनी है। नाउ टेल मी व्हाट्स योर व्यू। अब ये बहन जो बात कर रही थी बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रही थी, और उसके पूरक में राजपूत जी ने भी बहुत बड़ी बात कही जो आप लोगों को ध्यान में आ जानी चाहिए कि किसान बन करके, अगर किसान बन करके हम खड़े हो जाएं तो लोग किसान समझना शुरू कर देंगे। हमें लगता है, एक दिन मैं आंकड़े सुन रहा था प्रतीक जी, कि किसानों की आय इतने सारे वर्षों में 19% बढ़ी है, 20% बढ़ी है, और जिनके लिए किया गया वो 300%, कर्मचारी, ऑफिसर, सबकी आय 200-300% बढ़ी है। किसान आज 19 से 20% बढ़ा है। इसलिए किसान बन करके मैं अपने बंधुओं के साथ में खड़ा हूं कि किसान बनकर जिस दिन खड़े हो जाएंगे तो राजपूत जी को भी वही करना पड़ेगा जो हम चाहेंगे। जी 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 जी, मेरा आपसे सवाल है, आंकड़े तो आपने बंद कर दिए, आंकड़े दिखाए कहां जाते हैं अब? आंकड़े आपके किसानों, कितने किसानों ने आत्महत्या करी, किसान किस कगार पर, आंकड़े तो बीजेपी की सरकार ने बंद ही कर दिए देश को, क्योंकि किसान का पता लगेगा, आत्महत्या कर ली, पैसा देना पड़ेगा, ये चीजें खत्म कर दी आप लोगों ने। ये सवाल बेहतर होगा कि बीजेपी के प्रवक्ता से किया जाए, बीजेपी के प्रवक्ता से बेहतर होगा। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, यही कह रहा था। प्रेम शुक्ला जी, कहीं पर किसानों की मृत्यु पर मुआवजा देना बंद नहीं किया गया, आत्महत्याओं पर मुआवजा देना किसी भी प्रदेश में बंद नहीं किया गया। स्वयं एमएस स्वामीनाथन कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों को, अधिकांश रिपोर्टों को भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी की सरकार ने लागू कर दिया। आप मुझे बताइए ना, किसान फसल योजना आदरणीय अटल जी की पहले क्यों कभी नहीं आई? आज तक संकरित बीजों के संदर्भ में जो है केंद्र, कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले क्यों नहीं? मृदा परीक्षण पहले क्यों? नीम कोटेड यूरिया पहले क्यों नहीं आई? तो आप मुझे बता दीजिए ना, कांग्रेस की एक किसान समर्थक नीति पूरे 1948-47 से लेकर 2014 तक एक नीति बता दे। एमएस स्वामीनाथन आयोग 2005 में लागू हुआ, 2014 तक आप सरकार में थे, 9 वर्ष लागू करने का प्रयास आपने क्यों नहीं किया? 2019 में जो टॉफियां दी जा रही है ना हमें, आप नेताजी जो दे रहे हो, ये वापस कर देंगे हम 2019 में, सब वापस कर देंगे, सारी एक गिन के वापस की जाएगी, सारा किसान तैयार बैठा है। बहरहाल मैंने जो सवाल किया था, ये टॉफियां हैं या जो रेवड़ियां हैं, बहरहाल जो सवाल है वो उस सवाल पे लौटता हूं जो बहस का मुद्दा था, मैं उस मुद्दे की तरफ रुख करता हूं। सवाल ये था, एक बहुत बड़ी महारैली आपने भी कल करी और संकट की तरफ वो इशारा कर रही हैं। एक संकट आप बता रहे हैं, असल संकट है क्या देश का? ये है, वो है, या ये है? प्रतीक जी, बार बार बात आती है कि राम की बार आप राम की बात करते हैं और रोटी की बात नहीं करते हैं। मैं कहता हूं राम और रोटी दोनों चाहिए समाज को। जब आदमी को ठोकर लगती है तो हाय रोटी की याद नहीं आती है, हाय राम याद आते हैं। तो राम भी चाहिए और रोटी भी चाहिए। तो सरकार जो बैठी है उसको राम की दिशा में बढ़ना पड़ेगा और रोटी की दिशा में बढ़ना पड़ेगा। इतने सारे डिपार्टमेंट बनते हैं, विदेश मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, ये मंत्रालय, वो मंत्रालय, ये अगर एक रोटी से ही काम चल जाता तो इतने सारे मंत्रालय नहीं होती। किसानों का भी एक मंत्रालय है, इतने सारे मंत्रालयों का भी काम सरकार को करना पड़ता है, और उसको संकट के रूप में नहीं, उसको ये देखना चाहिए ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर किसान खड़े होते हैं तो किसान के लिए क्या कर सकती है सरकार? अगर करेगी तो अपॉर्चुनिटी है, नहीं करेगी तो उनको दोष है। नहीं, अगर सरकार ने वादे पूरे नहीं किए तो क्या? सुनो, एक मिनट शिवराज जी, नहीं किए तो आरएसएस विरोध में आएगी। जी, और चूंकि हमने आरएसएस विरोध में आएगी सरकार के में, राम नहीं आ सकते। देखिए एक बात देखिए, सरकार का विरोध और वो करने की बात नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी तब हम भी, जो विषय हमारा है, अगर भाजपा तुम्हारे वादे पूरे नहीं करती, आरएसएस चुनाव में विरोध में खड़ा होगी। हम कल सड़क पे खड़े हुए, तो क्या आरएसएस विरोध में आएगी? हम कल सड़क पे खड़े हुए, किसानों का काम नहीं किया, सड़क पे तो सरकार के इशारे पे खड़े हो। हमने ताजा सरकार के इशारे पे गए हो तुम 7 लाख लोग पब्लिक को दिखाने के लिए। भाई देखो, वो जो मैं फिर वहीं आ जाता हूँ, किसान बनकर खड़े होंगे तो मांगेगी। कल राम भक्त बनकर के 7 लाख के लोग, राम भक्त सड़क पे खड़े थे और हमने खड़ा किया था। एक मिनट, सवाल ये है सुरेंद्र जी, सवाल एक मिनट, मैं आ रहा हूं। किसानों पे बात हो रही, चर्चा हो रही है, मैं संकट पे ही बात कर रहा हूं। भाई साहब, मैं बात कर रहा हूं। सुरेंद्र जी, आप इसको संकट की तरफ देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं राम भक्त की तरह 7 लाख लोगों की भीड़ थी। भीड़ पे नहीं जा रहा हूं, संख्या पे नहीं जा रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं संकट की तरफ देख रहे हैं आप। निश्चित तौर पर आप इसको क्लियर करिए। ये लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मूल मुद्दों से भटका रहे हैं। आज की डेट में चौधरी साहब ने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा
कि अगर किसानों के मामले में सरकार अपने वादे पूरे नहीं करती प्रेम शुक्ला जी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस क्या सरकार के विरोध में खड़ी होगी? प्रेम शुक्ला जी कहते हैं कि नहीं, हमने वादे हम पूरे तो किए और अपने ये 7 लाख प्रेम शुक्ला जी स्वयं स्वामीनाथन कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष के आरोपों की छोड़ दीजिए, स्वयं स्वामीनाथन आयोग जिनकी अध्यक्षता में गठित हुआ, स्वामीनाथन जी ने कहा कि हमने जो है जो क्रय शक्ति, हमने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो उनकी लागत का 1.5 गुना दिया, 2 गुना की तरफ बढ़ा रहे हैं। यूरिया खरीदने किसान जाते थे, कांग्रेस की सरकारें गोली मारती थी। हरियाणा उसका उत्तम उदाहरण है। हरियाणा में बारंबार आपने गोलीकांड किया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोलीकांड पुलिस वालों को रिवार्ड दिए बारंबार। और हम जो है किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों के लिए फसल बीमा योजना सफलतापूर्वक चलाई, मृदा परीक्षण सफलतापूर्वक चलाया, नीम कोटेड यूरिया हमने दिया। कहीं बताइए ना, यूरिया के लिए कहीं किसान को लाठी खाना पड़ा? आपके जमाने में तो गोली खानी पड़ती थी। राजीव जी, सोनिया गांधी के राजीव जी के पास जाना चाहूंगा। ये पुलिस का जो है कर्तव्य परायणता। राजीव जी के बाद बहुत देर से नहीं गए। राजीव जी, ये सारी बातचीत है, स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं। सोनिया जी भी कह रही संकट है, कुछ विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन सबको एक होना है। सवाल यह है कि महागठबंधन की तस्वीर सामने नहीं आ रही है। एक उत्तर प्रदेश में तो लगभग ही आपने अभी सुना, जूही जी भी बैठी है, लेकिन कह रही है समय के साथ हो जाएगा। सवाल यह है, स्थितियां परिस्थितियां जो हैं संकट की ओर संकेत कर रही हैं या कोई परेशानी की ओर संकेत कर रही हैं, जिसे आप नहीं देख रहे हैं, विपक्ष कह रहा देख रहा हूं मैं, और वो बहुत बड़ी समस्या है देश के सामने। राजीव जी, देखिए प्रतीक जी, मुझे लगता है आप सहमत होंगे एक बात से, जब भी निर्णायक अवसर होता है, जब ये महागठबंधन दिखे और एक जोरदार चुनौती के तौर पर उसको लोग समझ पाए, ये कभी भी महागठबंधन के संभावित साझेदारों ने ये अवसर देश को नहीं दिया। सड़क पर कोई आंदोलन खड़ा करना है, जूही जी आऊंगा आपके पास, वामपंथी पार्टियां एक तरफ होंगी, बाकी पार्टियां एक तरफ होंगी। देश में जहां भी चुनाव होंगे ये मिलकर नहीं लड़ेंगे। और अभी 5 राज्यों में एक अवसर था, कांग्रेस को भी अपनी चौधराहट के भाव से अलग होने की जरूरत थी, वो सबको एकोमोडेट कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने एक मौका दिया। और उत्तर प्रदेश में बदले में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी कहा कि कांग्रेस की कोई जगह नहीं बनती थी। भाई, आपने मध्य प्रदेश में कितनी सीटें लड़ी? और जहां वाम मोर्चा के साथ उनकी परेशानी है, आप वाम मोर्चा के साथ जहां परेशानी काम मत कीजिए, पानी अलग नहीं होगा। क्या प्रॉब्लम है? समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, आप अपनी बात कीजिए ना, आप अपनी बारी आने पर कीजिएगा। बहुत मुश्किल है। लेट हिम कंप्लीट। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बात को बहुत कम शब्दों में कंप्लीट करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि वाम मोर्चा के साथ कांग्रेस के रिश्ते क्या होंगे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, जहां उनके आप देख सकते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस की चुनौती टीडीपी के साथ जाने के बाद भी काफी कमजोर उभर करके आ रही है। उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी एक बड़े गेनर के तौर पर उभरने जा रही है। तो कुल मिलाकर के जो परिदृश्य है, कांग्रेस के लिए दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, ये सुरेंद्र जी बात तो तस्वीर तो सही खींच रहे रंजन जी, 2019 तस्वीर तो जो खींची है उन्होंने, वो कोई आसान तो तस्वीर नहीं है। बिल्कुल रंजन जी, तस्वीर आपने ठीक खींची है। सवाल यह है कि होगा कैसे, तस्वीर तो खींची है रंजन जी ने, तस्वीर तो ठीक खींची। जवाब दे देता हूं। कहते हैं ना कि कितना हो चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। सच्चाई यह है कि हम कोई नहीं है गठबंधन में करने वाले, ना आप हो, जनता कराती है। आप जैसे लोग कम मिलते हैं कि जनता को ठगने के बाद फिर गठबंधन कर लें। जनता जो है यहां पर गठबंधन कराती है। जनता ने मान लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के मुखालिफ जनता के नेतृत्व में गठबंधन होगा। कांग्रेस सहित सारे प्रतिपक्षी दल आपके खिलाफ रहेंगे, पूर्वोत्तर से लेकर के और नीचे तक। आप चिंता मत कीजिए राजीव रंजन जी, ये जनता है, जनता के नेतृत्व में हम है, हमारे नेतृत्व में जनता नहीं है। हम लोग नरेंद्र मोदी जी की जो आतताई नीतियां हैं और हिटलरशाही है, उसका जवाब हम नहीं देने वाले, जनता देगी। हम बहुत स्पष्ट रूप से, हमें अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है और आप अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में भी आपको नहीं जीतने देंगे और बिहार में भी आपको नहीं जीतने देंगे। इतना दम है, पूरी तरीके से। सुरेंद्र जी, ये तो दम पर जीतेंगे नहीं है सर। बिहार में टंके की चोट पर 40 सीटें जीतेंगे।
हम नहीं किसी गलतफहमी में मुगालते में, हमारा कोई प्रतीक जी नेतृत्व नहीं है। बिहार में डंके हमारी की तो चोट जनता पर 40 जनार्दन है। सीटें जीतेंगे। जो जनता चाहेगी वो करेंगे हम। दाल नहीं गलेगी सुरेंद्र जी अरे बिहार सर, की धरती दाल- पर। दाल आप गलाते जहाँ रहिए, नीतीश कुमार हमारी तो जी का जनता करिश्माई नेतृत्वकारी नेतृत्व है। है ये और दाल, नरेंद्र मोदी जी मुर्गा, के ये सब नेतृत्व आपके लिए सही। में देश में काम हुए हैं। बिहार में दाल नहीं गलेगी। जी 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 जी, एक सवाल सीट नहीं मिलेगा। जी जी सवाल जी। कांग्रेस भी झूठ बोलती है, बीजेपी भी जैसे भाई दोनों झूठ बोलते हैं। दोनों झूठ बोलते हैं। आज सत्ता में कौन आएगा? अब विपक्ष टीम दोनों झूठ बोल के सत्ता बना रही है। आज तक न तो कांग्रेस वादा पूरा किया न तो बीजेपी, दोनों बस बात करके संतोष दे रहे हैं, नहीं हो जाएगा। ये होने का क्या मतलब है? करिए, आज कहिए मत, बस करिए इस चीज को, जो वादा किया उसे पूरा कीजिए। बात ये चल रही है राम मंदिर, हर जगह मुद्दा राम मंदिर। अब राम मंदिर किसी को नहीं चाहिए, न तो बीजेपी के लिए। बीजेपी बोली थी कि नहीं राम मंदिर बनेगा, नहीं बनाई, हार गई 5 जगह से और हारेगी इसी तरह से हर जगह से। जी यदि राम मंदिर विजय शंकर जी, अगर राम मंदिर नहीं बना तो राम मंदिर नहीं बना तो बीजेपी 2019 में पूरी इलेक्शन हारेगी, क्योंकि वादा। अरे अभी तो तुम कह रहे थे राम मंदिर की जरूरत नहीं। नहीं, अब जरूरत नहीं है किसी को। विजय शंकर जी, जरूरत नहीं किसी को। बाद में मुद्दा याद आता है। 4.5 साल बाद विजय शंकर जी, देखो ये भाई कह रहे थे कि राम मंदिर की जरूरत नहीं है, तो राम मंदिर की जरूरत नहीं होती तो 7 लाख वहाँ लोग इकट्ठा नहीं होते, इसलिए उस विषय को न लिया जाए। यहाँ हम 50 बैठे हैं, वहाँ 7 लाख थे, तो राम मंदिर की जरूरत तो है। ठीक है। दूसरी बात हम वही बात कहते हैं यहाँ पर दिल्ली में 7 लाख लोग किस लिए आए थे कि ये जो राम भक्त हैं, जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी सरकार का भी है, वो अपना कमिटमेंट पूरा करे। जो बार बार हमसे कह रहे थे अगर हमें जनता के साथ खड़े होकर बात करने की कोई भी सरकार हो करनी पड़ती है, तो कल आपने मंच से अगर साधु संतों के भाषण सुने होते तो आज शायद मेरे नहीं वो ये कह नहीं, ऑफ कोर्स ये कह रहे हैं 4.5 साल बाद। नहीं, देखो एक चीज है, हमने तो 1984 में राम मंदिर के लिए अपने कदम रखे थे। तब तक 34, 35, 36 साल शायद कांग्रेस के सरकार के हो गए थे, तो हमने तुरंत 1947 से आंदोलन शुरू कर दिया था ये, और 1992 में किया, 84 में किया, 2002 में भी किया हमने। इसलिए ये कोई ये कहे कि केवल कांग्रेस की सरकार होती तो हम करते हैं, हमने तो भारतीय जनता पार्टी के समय में भी 7 लाख लोग है। ये बता, मैं तो एक बात बता दो, जब 20,000 किसान दिल्ली में नहीं घुस सकता, बल प्रयोग होता है उनके पास, तो 7 लाख आदमी दिल्ली में कैसे प्रवेश करके? किसी ने क्यों नहीं रोका 7 लाख आदमी को दिल्ली में जाने से? किसान दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकता। और ये विश्व हिंदू परिषद रामलीला मैदान में कैसे पहुंच गया? ये सरकार की और विश्व हिंदू परिषद की मिलीजुली रैली थी और मोदी जी के इशारे पर रैली थी। ये सरकार का विजय शंकर जी, नाउ यू आंसर। किसानों को नहीं घुसने दे रहे। नाउ प्लीज होल्ड ऑन। ये प्रश्न मेरे से है क्या? बिल्कुल ऑफ कोर्स नहीं, ये प्रश्न सरकार से होना चाहिए कि मेरे से? क्या मैं सरकार से पूछ रहा हूँ? नहीं, सरकार वाले बता दे 7 लाख आदमी दिल्ली में। देखिए अगर ये सवाल राम भक्त, देखिए शिवराज जी प्लीज होल्ड ऑन। अगर आप राम भक्त हैं तो इसको राम भक्त होकर फेस करिए, और अगर आप इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं तो टोपी ट्रांसफर कर देता हूं मैं प्रेम शुक्ला जी के पास। एक मिनट जी, कल आपने देखा जी कि मैं किसान का बेटा हूं, इसलिए किसान के साथ खड़ा हूं। हाँ? इसलिए किसान के विषय में कोई भी बात कहना मैं मुझे लगता है नहीं भी कहना चाहिए। बस इतना कहना चाहता हूं कि उस समय जो मैंने सुना था कि भाई ट्रैक्टर लेकर के या इसका लेकर के आप नहीं जा सकते हैं, उसकी मनाही थी। किसान के पास 4 पहिया की गाड़ी तो है नहीं। किसान के पास तो ट्रैक्टर है, 4 पहिया की गाड़ी नहीं है किसान के पास। तुम 4 पहिया की VIP गाड़ी लेकर के घुस सकते हो, ट्रैक्टर लेकर के नहीं घुस सकता किसान दिल्ली में। अच्छा घुस गया, गोली चलाओगे, लाठी चलाओगे, पानी की फुहार चलाओगे, किसानों पर अन्नदाता को मारोगे। जूही जी बैठी है 2002 का भी बताया था मैंने ये कहा एक मिनट सुन लीजिए मैंने कहा दिल्ली में अपनी बात कहने के लिए सबको अधिकार होना चाहिए और सबको जाने देना चाहिए। क्यों रोका गया किसानों को? बिल्कुल बात कह दी उन्होंने, बात उन्होंने कह दी। जूही जी जी प्रतीक जी, सवाल यही था, संकट पे बात हो रही थी, तमाम बात हो रही थी। उन्होंने सोनिया जी ने कहा कि वो जो संकट है, मैं उसी पे बात पे आ रहा हूं। तो कहां गठबंधन के शेप में कैसे ये सारी चीजें दूर होंगी, ये कैसे शेप लेगा?
प्रतीक जी, पहली बात तो रामलीला मैदान पे 7 लाख लोग नहीं फिट होते हैं, तो ये विश्व हिंदू परिषद या जो भी कर रहा है इनका बड़ा झूठ है, सरकार की मिलीभगत है। दूसरी बात किसान की बात हो रही है, बस बीच में इंटरप्ट कर देता हूं, बस मैं बैठ जाऊंगा। मुझे आप बोलने दीजिए ना, जब मेरी बात गलत रहेगी तो आप क्योंकि रामलीला मैदान में तो 80,000 थे, 3 किलोमीटर दाएं, 3 किलोमीटर बाएं, 3 किलोमीटर पीछे, 3 किलोमीटर आगे सारी सड़कों में लोग खड़े थे, इसलिए ये बार झूठ कहना ये अच्छे प्रवक्ताओं की निशानी नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप अपनी बात की ठीक बात है, लेकिन आप झूठ बोलने क्या मतलब है? आपकी रैली से दिल्ली की जनता परेशान हुई, आपकी रैली से दिल्ली की जनता परेशान हुई, ट्रैफिक बाधित हुआ, आप क्यों इतना आपला लेकर के दिल्ली पहुंचे? किसान जाता है तो सारी व्यवस्था। शिवराज जी जूही जी से सवाल था, जूही जी आप बोलिए। जूही जी को बोलने नहीं दे रहे। जूही जी आप भी बोलेंगी। जूही जी, मिस्टर तिवारी चुप हो जी। मैं किसान हूँ, मैं किसान की बात करूंगी जी, किसान हूँ, किसान की बात करूंगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं नहीं मिल रहा, क्रय केंद्र नहीं खुल रहे, अभी 1000 से कम पे मैंने धान बेचा है, और अभी बताया जा रहा है कि क्या क्या किया गया है। किसी ने भी पर्याप्त नहीं किया है किसान के लिए। किसी ने पर्याप्त नहीं। आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बड़ा घोटाला है, चिल्ला चिल्ला कर किसान। अरे जूही जी, आप क्या किसान नेता, आप क्या किसान बनोगे जब बीजेपी सरकार के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जब 2014 में वोट मांगने के लिए जब वो खुले मन से ये कह रहे थे कि किसानों का लोन माफ करेंगे, धारा 370 हटा देंगे और राम मंदिर बना देंगे, उन्हें 4.5 साल में याद नहीं आया। उन्हीं के अमित शाह जी ने ये कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने या प्रधानमंत्री जी ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि कभी भी किसान का लोन माफ करेंगे। जो उद्योगपति हैं उनका लोन माफ करने के लिए कहा था, तो जब उन्होंने ये कहा, आज राम मंदिर उन्हें 2019 की वोट लेने के लिए कैसे याद आ रहा है? सवाल सही है, लेकिन जूही जी से नहीं, सवाल सही है लेकिन पूछा जूही जी से गया है, तो जूही जी के लिए ये सवाल नहीं बनता जी। ऑफ कोर्स बीजेपी के लिए बनता है। हमारे साथ लगातार हमारे तमाम नेता बने हुए हैं, उनके पास ये आपका सवाल जरूर प्रेम शुक्ला जी ने सुना। अरे भाई तस्वीर दिखा दीजिए प्रेम शुक्ला जी की। एक बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं जूही सिंह, समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। राजीव रंजन जेडीयू के प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, और शिवराज सिंह भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से यहाँ पर पक्ष रख रहे हैं। सवाल ये है कि अभी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव बाहर निकले और उन्होंने कहा कि जिस पर हम बात कर रहे हैं, आज का सिलसिला जोड़ रहे हैं महागठबंधन पर, उसमें उन्होंने कहा कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, अतः उनकी भूमिका भी बड़ी है, लेकिन हर क्षेत्र राज मजबूत दल को महत्वपूर्ण निर्णय, मसलन मुद्दे और अन्य दलों के सम्मिलित करना और उन्हें ड्राइविंग सीट देना चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन आप इसमें फेल हुए हैं, मान लीजिए। बिल्कुल नहीं। क्यों भाई, 3 राज्यों में चुनाव हुए, वहां तो आप फेल ही है ना। मैं बताता हूं आपको, फिर देखिए, जहां जहां राज्यवार जिस पार्टी की प्रभावी भूमिका है, उस प्रभावी भूमिका को हमने कभी भी नहीं नकारा। तेजस्वी जी की पार्टी बिहार में प्रभावी भूमिका में है, तेजस्वी जी की पार्टी के नेतृत्व में हम वहां पर हैं। टीडीपी जो है तेलंगाना में प्रभावी भूमिका में थी, हमारे साथ गठबंधन हुआ तो है, नेता का कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आप तेजस्वी यादव को नेता मानते हैं? निश्चित तौर पर वहां पर एक वो प्रभावी भूमिका में है। तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी एक प्रभावी भूमिका में, वो गांव गरीब और किसान की बात करते हैं। अखिलेश जी बड़े भाई हैं। अखिलेश जी और माया, बिल्कुल पूरी तरीके से हम, अखिलेश जी का नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में। राजीव जी का नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में, और बहुत प्रभावी भूमिका में अखिलेश जी भी और मायावती जी भी। हम उनके प्रभाव को पूरे सम्मान के साथ। राजीव जी को बोले। राजीव जी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल में एक समानता है, वहां भी वंशवाद और भ्रष्टाचार को लेकर के एक ही भाव है, और राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भी अगर आप देखें तो घोटालों के साथ जो गहरा रिश्ता है, और उसके बाद वंशवादी लड़ेंगे हमारे साथ और ठगी करेंगे जाकर के भाजपा के साथ। तो ये 2 पार्टियां एक दूसरे के साथ रहेंगी, ये 2 पार्टी किसके साथ जाएंगी? इन दोनों के बीच तो एक बॉन्डिंग है, ये ऐसी गहरी बॉन्डिंग है। इसीलिए जब नीतीश कुमार जी ने राहुल गांधी को कहा था कि राहुल गांधी जी आपको पहल करनी चाहिए, तेजस्वी यादव के खिलाफ आर्थिक अपराध के गंभीर साक्ष्य मिले हैं, तो राहुल जी को यह लगा कि तेजस्वी यादव के साथ उनकी लंबी दूरी तक चलेगी, इसलिए कि दोनों समान प्रकृति के हैं, समान प्रवृत्ति के हैं,
समान विचारधारा के हैं, भ्रष्टाचार और हमारे साथ लड़िए, वंशवाद और जो जिसकी बुनियाद पर आप दोनों पार्टियां हैं, आप दोनों मिलकर साथ चलेंगे। हम लोगों ने बिहार की जनता की भावनाओं के अनुरूप निर्णय लिया, 11 करोड़ बिहारियों के लिए फैसला लिया। नीतीश कुमार जी को बेटे की ताजपोशी के लिए नहीं करना है, नीतीश कुमार जी को बेटे की ताजपोशी के लिए सियासत नहीं करनी, उनको सिर्फ बिहार से ठगी करना है और कुछ नहीं करना उनको। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, दूसरी फिल्म ठग्स ऑफ बिहार। चुप रहिए कांग्रेस के प्रवक्ता। देखिए आप, क्योंकि राजीव सवाल ये है कि ठगी के साथ आपका इतना गहरा रिश्ता है ना कि आप ठगी से बाहर नहीं जा सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसी वजह से आए थे नीतीश कुमार जी हमारे साथ। राजीव रंजन जी ने सत्य कहा। और देखिए, आपकी कांग्रेस पूर्व अध्यक्षा पर 420 के मामले में जमानत पर रिहा है, आपके वर्तमान अध्यक्ष पर 420 केस है, आपके कोषाध्यक्ष पर 420 का केस है, आपके एआईसीसी के तमाम मेंबर पर 420 का केस है। तो आप तो ठग के केस में आईपीसी के सेक्शन 420 जो है उसमें आपका अध्यक्ष जो है वो बेल पर रिहा है, और आदरणीय नीतीश कुमार पर एक जो है बूंद भी भ्रष्टाचार का, उन पर एक भी बूंद भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। और आप चूंकि भ्रष्टाचार खानदान, पूरा खानदान, राहुल गांधी भ्रष्टाचारी, प्रियंका वाड्रा भ्रष्टाचारी, श्रीमती सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी, जीजा जी भ्रष्टाचारी, मौसी जी भ्रष्टाचारी, पूरा खानदान भ्रष्टाचार में आकर डूबा हुआ है। और आधे से अधिक लोग जो है बेल पर है, चिदम्बरम बेल पर, शिवराज जी मुझसे थोड़ा नाराज थे मंत्री हुआ और ये कह रहे थे कुछ देर पहले, मोतीलाल वोरा बेल पर, शिवराज जी मुझसे नाराज थे और कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि आप ये बताइए कि आप बीजेपी और कांग्रेस में ही बहस करवाते रहेंगे, मेरा नंबर नहीं आएगा क्या? मैंने कहा और किसान हमेशा हाशिए पे रहेगा क्या? किसान वाले को आपने बैठा तो दिया, आपने हमको ताजपोशी तो कर दी, लेकिन आपने सवाल हमसे नहीं पूछा। शिवराज जी वक्त एक छोड़ से, बस मुझे एक ब्रेक दे दीजिए और शुरुआत मैं आप ही से करूंगा, मैं वादा खिलाफी नहीं करूंगा। चलो हम तो आटा, वो अनाज है चक्की में पिसने वाला, तो आटा निकलता है। नहीं, जब आप तो सभी ने पीसा चक्की में डाल करके, अनाज को चक्की में डालते हैं और पीसा जाता है और आटा बनाया जाता है। तुम तो वो अनाज है चक्की में पिसने वाले भाई, हमको तो सबने पीसा है और चक्की में डाल करके ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स दो पार्टों के बीच में पिसते रहे हम तो। नहीं, मैं बिल्कुल बहस में शरीक करूंगा और आपसे ही शुरुआत करूंगा। ट्रैफिक में आज बहुत जबरदस्त फंसे और अब आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम बहस के आखिर का सिर में। लेकिन शिवराज जी, मैंने आपसे कहा था और मैं आप ही से पूछा, बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में आपकी बात रह गई। नहीं, सबसे पहले जो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ये तो देश की जनता समझती है कि राजनीति में टीवी चैनल पे बैठ के सारे राजनेता, सारे सत्ताधारी जितनी झूठ बोल रहे उतना बढ़िया। लेकिन इस देश में पार्लियामेंट में इन सत्ताधारियों में आपस में कुर्सी चली हो, चुनावों में मुद्दे और अपना कर्म भूल करके कि हमने क्या कर्म किया 5 साल में, उसको ना बता करके एक दूसरे सत्ताधारी आपस में टांग खींच रहे, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, गंदी गंदी भाषा चैनलों पर बैठ के बोल रहे हैं। ये देश देख रहा है पूरा, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, उन्होंने मर्यादा देश की खत्म कर दी। और जिनको हमने पंच बना करके सत्ता में भेजा, वो मर्यादा भूल गए। देश की जनता का क्या होगा? सबसे पहली बात यह, ठीक है किसान तो हमेशा पिसा है, कोई भी सरकार रही हो, जब से देश आजाद हुआ है किसान की तरफ किसी ने फिर के नहीं देखा। भाजपा से उम्मीद की थी, आरएसएस के बहकावे में आकर के किसान भाजपा को सत्ता में ले आया। अब आरएसएस भाजपा के खिलाफ खड़ी हुई है रामलीला मैदान में। देखते हैं आने वाले चुनाव में आरएसएस इनके विरोध में जाती है, किसान के साथ खड़ी होती है या सरकार के साथ खड़ी होती है। नहीं, प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी प्लीज रिस्पॉन्ड कर दीजिए। प्रेम शुक्ला जी मौजूद है हमारे साथ। प्रेम शुक्ला जी, किसानों के हित में सतत काम किया, हो सकता है किसानों में थोड़ा असंतोष हो। उत्तर प्रदेश में हम आए और पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों को कर्ज माफ किया, महाराष्ट्र में हमने किसानों को कर्ज माफ किया, झूठ जितना बोल रहे उतना बढ़िया। तुमने ये जो और आप मुझे बता दीजिए, कर्नाटक में जो है कांग्रेस की सरकार आई, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। पंजाब में कांग्रेस की सरकार आई, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। और सारे रजिस्ट्रार कार्यालयों में रिश्वत, सारी तहसीलों में कार्यकाल में आई, सारे थानों में रिश्वत, हमारे कार्यकाल में आई। खरीफ और रबी की फसल का कृषि आयोग ने ये माना। हमने किया। हो सकता है कुछ किसानों को असंतोष हो, लेकिन हम उस दिशा में सतत कार्य कर रहे हैं। किसानों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है।
ये 4.5 साल में क्या किया किसानों के लिए आपने? मैं जानता हूँ, शिवराज जी मैं जानता हूँ मंदिर भी प्राथमिकता में है और किसान भी प्राथमिकता में है, दोनों प्राथमिकता सतीश जी हमारे साथ, किसान को किसान समझते हैं और किसान का कल्याण हमारा लक्ष्य है। जी बिल्कुल। मैंने सतीश जी सवाल यह कि महागठबंधन कैसे होगा बगैर अखिलेश और माया, ये सवाल यहां से शुरू हुआ था। बहरहाल बहस का सिलसिला कई जगह हुआ, लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्योंकि एकदम लास्ट मोमेंट में आप नहीं देखो ऐसा है ना कि गठबंधन होगा या नहीं होगा जी, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हाँ। आप ये बताइए, कांग्रेस इस बात को बताए, बीजेपी के साथ तो गठबंधन की कोई बात ही नहीं है किसी की भी। जी ठीक है ना। अगर कांग्रेस एक बहुत बड़ी दल है तो कांग्रेस को जिंदा करने की जिम्मेदारी क्या बहुजन समाज पार्टी और सपा की है कि वो उसको उत्तर प्रदेश में जिंदा करे, और जहां वो अगर है, जहां वो सहयोगी है, कांग्रेस कहीं ना कहीं जो उसका सामंतवादी व्यवहार है वो उससे बाहर नहीं निकल के आ रही। वो छोड़ती है, उसकी जो व्यवहार है छोटे दलों के प्रति, अगर कांग्रेस को सहयोगी के रूप में दिखना था तो उनको इन दलों को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए था इन 5 स्टेट के बीच में। तब कांग्रेस ये कह सकती थी कि आप मुझे उत्तर प्रदेश में हमारे साथ खड़ा हो सकते हैं। मेरे हिसाब से कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस देश में सिर्फ सत्ता परिवर्तन हो रहा है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है। जिस दिन यहाँ का किसान इस बात को जान गया कि उसको व्यवस्था परिवर्तित करनी है, आप एक बात बताइए कि जो पूंजीवादी सोच के लोग हैं वो कैसे किसान की बात कर सकते हैं? दोनों का संबंध बिल्कुल सेम है। सतीश जी सवाल ये है कि किसान का तब तक पूंजीवादी कैसे आगे नहीं बढ़ेगा? सतीश जी आई हैव टेकन योर व्यू, लेकिन दिक्कत ये है कांग्रेस वाले अभी भी कुछ देर पहले, क्योंकि बहस लगातार हर स्टूडियो में हो रही है, जैसे हमारे स्टूडियो में अभी कुछ देर बाद आर पार की तैयारी है और अमित जी हमारे सामने बिल्कुल मौजूद है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।